हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत। आज हम केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो मैंने उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मैटर्स पर चर्चा की थी। आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में देखिए आप, न्यूक्लियस क्या है, कैसे कार्य करता है। न्यूक्लियस से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जामों में अभी तक एसएससी पुलिस सभी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो या असिस्टेंट कमांडेंट जैसा कोई भी एग्जाम हो। तो केंद्रक पे हमारी चर्चा करने वाले हैं। केंद्रक की सर्वप्रथम खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की जड़ों को लिया और आर्किड की जड़ों को देखा, तो आर्किड की जड़ों में उन्होंने एक संरचना देखी जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, केंद्रक। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की जड़ों में देखा। किसकी जड़ों में देखा? आर्किड की जड़ों में देखा। जितनी भी आर्किड की एक पौधा था, आर्किड एक पौधा था जिसकी जड़ों में एक उनको संरचना दिखाई पड़ी, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, केंद्रक नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया केंद्रक का। केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक मनुष्य की जो त्वचा होती, बाहरी त्वचा और आंख के लेंस में और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है? त्वचा की बाहरी कोशिकाओं में, त्वचा की बाहरी कोशिकाओं में, आंख के लेंस की कोशिकाओं में नहीं मिलेगा। और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में आप देखिए, अगर केंद्रक कहाँ पर नहीं पाया जाता है? त्वचा की बाहरी कोशिकाओं में। जो त्वचा होती है, इसकी जो बाहरी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर केंद्रक का अभाव होगा। आंख के लेंस की कोशिकाओं में इसका अभाव होगा। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में इसका अभाव होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनमें तो केंद्रक का अभाव रहेगा, क्या रहता है? अभाव। लेकिन अपवाद के तौर पर अगर देखें तो ऊंट और लामा के स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक का आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप केंद्रक के स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट पे चर्चा हम करेंगे। तो पहले आपने देख लिया, ऊंट और लामा में आमतौर पर जे पाया जाता है। केंद्रक को कहते हैं सेंट्रल रूम ऑफ सेल। केंद्रक को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल रूम ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को। सेंट्रल रूम ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का निदेशक भी कहा जाता है। इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। एक नाम और इसे दिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का निदेशक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? कोशिका का निदेशक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का निदेशक। सेंट्रल रूम ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण कक्ष और कोशिका का निदेशक, ये दो पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन पे स्टार लगा है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे त्वचा स्तनधारियों में, आंख के लेंस की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी एग्जामों के लिए। इन पॉइंटों को ध्यान से समझें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। नोट ना करें आप, नोट तभी करें पहले जीके के एक एक पॉइंट को आप समझ लें। जो केंद्रक का एक एक पॉइंट समझे, इसके बाद ही नोट करने का प्रयास करें आप लोग। तो यहाँ पर देखा गया डायरेक्टर ऑफ सेल कोशिका का निदेशक
आमतौर पर केंद्रक की अगर संरचना देखें तो गोलाकार ही होती है। आमतौर पर केंद्रक की संरचना देखें तो गोलाकार ही होता है, गोलाकार होता है, या कभी कभी ये अंडाकार भी हो जाता है। गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। सघन सघन गहरे रंग का जीव द्रव का ही भाग है। किसका भाग है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। हमने पढ़ाया था, हमारा वीडियो पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म में आप, तो प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है, का ही भाग है। किसका भाग है? गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, सघन होता है, गहरे रंग का जीवद्रव का ही भाग होता है। लेकिन कई कोशिकाओं में यह गहरे रंग का, इनका आकार अलग भी हो जाता है। आमतौर पर तो गोल होता है, लेकिन अगर देखें तो किनमें आकार इनका बदलता है, तो ईओसिनोफिल में देखेंगे, या ईओसिनोफिल में अगर आप देखेंगे तो इसका आकार होता है द्विपालिक आकार का होता है। इन पॉइंटों को ध्यान से समझें। बायोलोबिक होता है, क्या होता है? बायोलोबिक होता है। फिर देखें बेसोफिल, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? बेसोफिल होता है, बेसोफिल में ये त्रिपालिक होता है। कैसा होता है? त्रिपालिक होता है। ट्राइलोबिक होता है। फिर ये देखिएगा इसको न्यूट्रोफिल में देखें, तो न्यूट्रोफिल में इसका आकार अगर आप देखते हैं तो यह बहुपालिक हो जाता है, बहुपालिक होता है। यानी कि ये कैसा हो जाता है? बहुपालिक हो जाता है। बहुपालिक अगर बात करें हम मैक्रोफेज की कोशिकाओं में देखेंगे तो इसका आकार गुर्दे के आकार का होता है। कैसा आकार होता है? इसका आकार गुर्दे के आकार का होता है। कैसा होता है? गुर्दे के आकार का होता है। यदि अगर हम बात करें, देखो आपने देखा मैक्रोफेज, अगर हम बात करें वर्टिसेला की बात, किसकी करें? वर्टिसेला की बात करें। अगर हम वर्टिसेला की बात करें तो इसका आकार होता है घोड़े की नाल की तरह होता है। कैसा होता है? घोड़े की नाल की तरह होता है। ये इनका आकार होता है। बायोलोबिक होता है, या ट्राइलोबिक होता है, या बहुपालिक होता है। देखिए अगर बात करें, आमतौर पर इसकी संरचना कैसी होती है? गोल होती है। लेकिन ईसोनोफिल की कोशिकाओं में यह द्विपालिक के आकार का होता है, बेसोफिल की कोशिकाओं में यह त्रिपालिक होता है, और न्यूट्रोफिल की कोशिकाओं में यह बहुपालिक होता है, और मैक्रोफेज की कोशिकाओं में यह गुर्दे के आकार का होता है। वर्टिसेला में यह घोड़े की तरह होता है। वर्टिसेला की कोशिकाओं में कैसा होता है? घोड़े की तरह होता है। आमतौर पर केंद्रक जो होता है, कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या क्या होती है? एक होती है। केंद्रक की संख्या एक होती है। केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक में ही होता है। जो सेल्स होती हैं, कोशिकाओं का निर्माण अगर देखें तो कहाँ होता है? केंद्रक में ही होता है। कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक में होता है। केंद्रक को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसका अध्ययन जो किया जाता है, इस शाखा का नाम है, वैज्ञानिक शाखा, जो विज्ञान की शाखा है, उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। यानी किसमें अध्ययन करेंगे? इसका कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। आपने एक एक पॉइंट समझ लिए। कोशिका से संबंधित ईओसिनोफिल होता है द्विपालिक, बेसोफिल त्रिपालिक होता है, न्यूट्रोफिल की कोशिकाओं में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करें। ले लिया? ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखा आपने, केंद्रक के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। गहरे रंग का ये होता है, जीवद्रव का ही भाग होता है, आपको हमने बताया। इसकी खोज बताई गई, आर्किक की जड़ों में देखा गया। सारे पॉइंट पे हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं इसके भागों पर। केंद्रक के कितने भाग होते हैं?
और हम किस पे चर्चा करेंगे, केंद्रक के भागों पर चर्चा करेंगे। तो केंद्रक आप देख रहे हैं, ये क्या है, केंद्रक। टोटल फिगर किसका बना है, केंद्रक का भाग। तो पहला भाग क्या कह रहा है, ये जो केंद्रक है, केंद्रक किससे घिरा हुआ है, पहले सबसे पहले जिससे घिराव लिए उसको हम कहते हैं केंद्रक कला। क्या कहते हैं, पहला पॉइंट जो होता है इसका, केंद्रक का पहला भाग जो कहलाता है वह कहलाता है केंद्रक कला। क्या कहलाता है, केंद्रक कला। अब पहले हम केंद्रक कला पे चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं हम इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये केंद्रक कला है, पहला पॉइंट क्या कहलाता है इनका, केंद्रक कला। इसके आसपास जो दिख रहा घेरा जो दिख रहा है आपको, केंद्रक के आसपास जो दिख रहा घेरा क्या कहलाता है, केंद्रक कला। इसके अंदर बहुत सारा पदार्थ भरा है। तो दूसरा भाग इसका हम पढ़ेंगे केंद्रक द्रव भी पढ़ेंगे। दूसरा भाग क्या पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव। ये कला जो होती है दोहरी इकाई की, दोहरी केंद्रक जो कला होती है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, दोहरी इकाई की झिल्लियों से घिरी होती है। एक झिल्ली आप देख रहे हैं जिसको हमने ब्रह कला में बांटा है, बाह्य कला में बांटा, दूसरी को हमने बांटा है अंता कला में। दो भागों में बांटा है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यानी अंता कला है ये, इनर मेम्ब्रेन है, क्या है, इनर मेम्ब्रेन में बांटा पहला हमने भाग। और दूसरा भाग इसका कहलाता है ब्रह कला, यानी आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है। दो भागों में बांटा गया। तो दोहरी इकाई की जो केंद्रक कला होती है, दोहरी इकाई झिल्लियों से घिरी होती है। किससे घिरी है, दोहरी इकाई झिल्लियों से घिरी होती है। केंद्रक कला दोहरी इकाई कला की झिल्लियों से घिरी होती है, इकाई कला की झिल्लियों से घिरी होती है, झिल्लियों से घिरी होती है। किससे घिरी है, दोहरी, अंता झिल्ली और बाहरी झिल्ली, दो झिल्लियों से घिरी है कौन, केंद्रक कला। केंद्रक कला प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही कार्य करती है, प्लाज्मा झिल्ली की ही तरह होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली दो इकाई कला से जुड़ी होती है, इसी प्रकार केंद्रक कला भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही कार्य करती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली की तरह घिरी होती है। केंद्रक कला की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। आपको प्रारंभ में ही पढ़ा दिया गया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक। जो कोशिका का पार्ट 1 डाला था उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे चर्चा की थी। जो प्रोकैरियोटिक होती थी उनमें केंद्रक कला और केंद्रिका का क्या हो रहा था, अभाव होता था। यहाँ पर देखा तो वहीं पर क्या हो रहा था, यानी जो संरचना जो दिख रही है आपको, केंद्रक कला बाहरी जो झिल्ली होती थी, ये झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यानी केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पढ़ा था आपने, जीवाणु पढ़ा, विषाणु पढ़ा था, कवक देखा था, नीली हरी शैवालें देखी थी आपने, बैक्टीरियोफेज पीपीएलओ के बारे में देखा था। तो ये सारे क्या होते थे, वायरस जो होते, ये सारे क्या थे, ये तुम्हारे थे प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक। अब इसका कार्य क्या होता है, ये जो झिल्ली होती है कैसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली की तरह पारगम होती है, प्लाज्मा झिल्ली की तरह जो वर्णात्मक पारगम, जिस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली पारगम होती थी उसी प्रकार ये भी क्या होती है, वर्णात्मक पारगम होती है, वर्णात्मक पारगम होती है, वर्णात्मक क्या होती है, पारगम्य होती है। उसी प्रकार यह भी क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही वर्णात्मक पारगम होती है, यानी पदार्थों का आवागमन होता है। पारगम में वो चीज होती है, झिल्ली होती है जिसे छन करके पदार्थ जाते हैं, क्या होते हैं, छन करके पदार्थ अंदर बाहर होते हैं। तो इसका पारगम होती है, तो इसका कार्य क्या होता है, जब केंद्रक द्रव, अब अंदर क्या भरा है, केंद्रक द्रव भरा है। अब ये किसके अंदर पड़ रही है, ये कोशिका द्रव के अंदर पड़ रही है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पड़ता है। अब इसका बीच का पार्ट हमने बनाया, फिगर तो पूरा बना दिया था उसी में, इसके बीच का भाग हमने केंद्रक बनाया। तो इसमें क्या होता था, अब ये बीच का भाग क्या कहलाता है, जो अंदर इसके भरा हुआ पदार्थ है ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। और इसके बाहर जो अगर भरा होगा पदार्थ, जो भरा होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा,
कोशिका द्रव। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। इसका एक कार्य और होता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के मध्य पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ कहलाता है केंद्रक द्रव, इसके बाहर जो भरा हुआ पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव। दोनों के पदार्थ जो अंदर बाहर होते हैं उनके आवागमन पर क्या रखना होता है? इसका नियंत्रण रखना प्रमुख कार्य होता है केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब हम चर्चा करते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहलाता है। केंद्रक का न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट, इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है? दूसरा पार्ट इसका कहलाता है केंद्रक द्रव। क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव कहलाता है। केंद्रक द्रव को हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैफ। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सैफ या न्यूक्लियोप्लाज्म, या और न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सैफ। यानी इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ, केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ आपको पदार्थ दिख रहा है, ये पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियर सैफ या न्यूक्लियर प्लाज्म। अब इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, अब इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के कण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर भरा हुआ ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, यानी बहुत सारे आव्यूह जैसी संरचनाएं हैं, जो आव्यूह भरा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स को, यानी जो मैट्रिक्स आव्यूह की आकार आव्यूह भरा है, मैट्रिक्स या आव्यूह को, केंद्रक के अंदर भरा मैट्रिक्स जो आव्यूह है, इस आव्यूह को क्या कहते हैं? हम केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं केंद्रक रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक रस बोलते हैं, या बोलते हैं कैरियोलिम्फ, या इसी को बोल देते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं? केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ। किसको कहते हैं? जो इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ होता है इसी को हम कहते हैं। मैट्रिक्स जो है, इसी मैट्रिक्स को हम केंद्रक द्रव कहेंगे, या केंद्रक रस कहेंगे, या हम कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ। दो चर्चाएं हो गई। अब देखिए इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है, ये पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है वह न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है ये न्यूक्लियोप्रोटीन का होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का तरल कोलाइडी पदार्थ होता है। तरल कोलाइडी क्या है? पदार्थ होता है। ये कोलाइडी अवस्था में न्यूक्लियोप्रोटीन का जो अंदर भरा हुआ भाग होता है तरल अवस्था में होता है, और कोलाइडी अवस्था में तरल कोलाइडी पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? अंदर जो भरा है तरल कोलाइडी पदार्थ होता है। अब तरल कोलाइडी पदार्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तरल कोलाइडी पदार्थ के अंदर आपको एक केंद्रिका दिख रही है। क्या है? तरल कोलाइडी पदार्थ के अंदर पाया जाता है केंद्रिका भरी होती है, केंद्रिका है। इसके अंदर क्या है? जो बीच में दिख रही संरचना है इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सॉरी न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोल देते हैं।
न्यूक्लियोलस बोल देते हैं किसके अंदर, ये बीच का जो भाग दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन तरल पदार्थ होता है, भरा होता है, इसके अंदर केंद्रिका होती, और केंद्रिका में ही देख रहे हैं आपको यहाँ पर मिलेगा क्रोमैटिक धागे, एक ये धागा मिलेगा अंतरा केंद्रिकी क्रोमैटिक, और दूसरा होता है परिकेंद्रीय, सॉरी पहला देखो, हाँ इसके अंदर जो ये भरा हुआ पदार्थ है अंतरा केंद्रीय क्रोमैटिक, और दूसरा कहलाता है परिकेंद्रीय क्रोमैटिक। क्रोमैटिक धागे दो प्रकार के यहाँ पर मिले आपको, अंतरा केंद्रीय और परिकेंद्रीय, दो तरह का क्रोमैटिक। तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रिका पाई जा रही है इसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो केंद्रक अंदर भरा हुआ द्रव है किसके अंदर, केंद्रिका है, और क्रोमैटिक धागे पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमैटिक धागे। अब देखिए क्रोमैटिक धागे और केंद्रिका ही नहीं पाई जाती है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भी भरे हुए हैं और खनिज लवण भी भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, केंद्रिका और क्रोमैटिक धागे के साथ साथ इसके अंदर क्या भरे हैं, इसके अंदर भरे हुए कई सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, एंजाइम भरे होते हैं, खनिज लवण भी भरा होता है। क्या भरा होता है, खनिज लवण भी होता है, एंजाइम भी होते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण में अगर देखें, अब एंजाइम्स भी कई सारे पाए जाते हैं, खनिज लवण इनमें पाया जाता है जैसे कैल्शियम के डबल आयन, मैग्नीशियम के डबल आयन, पोटेशियम आयन पाया जाता है, और मैग्नीशियम और मैग्नीज का आयन पाया जाता है। इसके अंदर जो भरे हुए खनिज लवण कौन कौन से हैं, कैल्शियम डबल आयन, मैग्नीशियम डबल आयन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज के आयन इसके अंदर भरे होते हैं। एंजाइम भरा होता है, और क्या भरा होता है, खनिज लवण भरा होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, अब ये केंद्रक द्रव जो मैट्रिक्स होते हैं इनका काम क्या होता है, केंद्रक द्रव जो होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर कई सारे आव्यूह हैं, तो आव्यूह क्या करते हैं, कोशिका को अंदर से बांधे रखते हैं, यानी अंदर से एक संरचना बनाते हैं, खिंचाव बनाते हैं, अंदर से एक बांधे रखते हैं, किसको, केंद्रक को बांधे रखते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार कंकाल तंत्र, जिस प्रकार अंतः पृथ्वीजालिका संपूर्ण कोशिका को बांधे रखती है, उसी प्रकार ये जो मैट्रिक्स होता है ये केंद्रक को बांधे रखता है। जो इसके अंदर भरा हुआ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स केंद्रक को बांधे रखता है, केंद्रक को बांधे रखता है, या बोल सकते हैं केंद्रक मैट्रिक्स में कंकाल की भांति कार्य करता है। केंद्रक क्या करता है, सॉरी मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है केंद्रक में कंकाल की भांति कार्य करता है, कंकाल की भांति कार्य करता है। या आप बोल सकते हो मैट्रिक्स को केंद्रक का कंकाल तंत्र कहते हैं, या क्वेश्चन बन जाएगा आपसे एग्जाम में, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, केंद्रक का कंकाल तंत्र कहते हैं, केंद्रक का कंकाल तंत्र कहते हैं। और कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते थे, अंतः पृथ्वीजालिका को हम कहते थे कोशिका का कंकाल तंत्र, और केंद्रक का कंकाल तंत्र हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को कहते हैं। अब ये आपका हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे चर्चा करते हैं। केंद्रक के दो पार्ट पे हमने चर्चा कर ली, अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं, केंद्रक के दो पार्ट हो गए आपके, जिसमें आपने किस पे चर्चा हुई, केंद्रक कला पे। पहला भाग क्या कहलाता है, केंद्रक कला, इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, केंद्रक। दो पार्टों पे चर्चा हो गई। हम तीसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। तीसरा पार्ट इसमें क्या कहलाता है, जो अंदर भरा हुआ पदार्थ होता है उसी को हम कहते हैं केंद्रिका पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे, केंद्रिका पे चर्चा करेंगे, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, किस पे चर्चा करें, केंद्रक का को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस पे चर्चा करेंगे। जो केंद्रिका होती है, अंदर जो भरी हुई केंद्रिका, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो आपको दिख रहा है जो भाग जो हमने इस प्रकार बनाया है, ये क्या है, केंद्रिका है। केंद्रिका की खोज की बात करें तो 1781 में हुई थी। केंद्रिका की खोज 1781 में की गई। किसके द्वारा की गई,
फोंटाना साहब के द्वारा 1781 में इसकी खोज फोंटाना ने की। किसने की थी? फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने इसकी खोज की। 1781 में किसने खोज की थी? फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज 1781 में फोंटाना के द्वारा की गई। इसका नामकरण 1840 में किया गया बोमेन साहब के द्वारा। केंद्रिका नाम किसके द्वारा किया गया? इसका नामकरण देखें अगर हम, नाम किसने रखा था तो नामकरण किया गया 1840 में बोमेन के द्वारा। किसके द्वारा नामकरण किया गया? बोमेन के द्वारा इसका नामकरण किया गया, नाम दिया गया बोमेन साहब के द्वारा। 1840 में इसका नाम किसने दिया? बोमेन ने दिया। इसका खोज फोंटाना ने और नामकरण बोमेन के द्वारा केंद्रिका का किया गया। केंद्रिका कई सारे कार्य करती है। केंद्रिका के कई सारे क्या हो जाते हैं? कार्य। पहली बात देखें, केंद्रिका भी जिस प्रकार केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जा रही थी, उसी प्रकार केंद्रिका भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। दोनों पॉइंट याद रखें। केंद्रिका भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। क्या है? नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें नहीं पाई जाती है। एक केंद्रक के अंदर दो या दो से अधिक केंद्रिकाएं हो सकती है। एक केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं हो जाती है। एक भी हो सकती है और किसी में दो केंद्रिकाएं भी हो जाती है। किसके अंदर? एक केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। एक केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होती है कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो पाई नहीं जाती है, लेकिन ये कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। आपको पहले ही बताया गया कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाती है? हम आज में पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन पे चर्चा करेंगे। कोशिकाओं में स्वजनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है कोशिकाओं में। कोशिकाएं स्वयं टूटती हैं और स्वयं बनती हैं। दो तरह से होता है, एक आर्टिफिशियल रूप से कोशिका का डिवीजन होता है, एक होता है नेचुरल रूप से डिवीजन होता है। दो तरह से कोशिकाओं में विभाजन आमतौर पर होता है। उनके स्थान पर नई सेल्स बनकर तैयार होती है जब ये विभाजन हो जाता है। तो आपको कोशिका विभाजन के समय ये क्या हो जाती है? केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रिका कई सारे कार्य करती है। यह प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करती है। किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कोशिका केंद्रिका का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? केंद्रिका। केंद्रिका का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। एक अंतःपृथ्वी जाल का प्रोटीन संश्लेषण करती है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, और कोशिका के अंदर पाया जाने केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। दूसरा, ये राइबोसोमल के प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जो राइबोसोम का होता है, राइबोसोमल के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका भी क्या करती है? संश्लेषण करती है। इसके साथ साथ इसका एक कार्य और होता है केंद्रिका का। यह अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या है? केंद्रक द्रव। इसके बाहर जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव। तो केंद्रक से कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक से कोशिका द्रव, केंद्रक से ये केंद्रक है, इसके बाहर भरा हुआ क्या है? कोशिका द्रव। केंद्रक से कोशिका द्रव के मध्य आनुवांशिक पदार्थों का आवागमन करती है। क्या करती है? आवागमन। केंद्रक से कोशिका द्रव के मध्य पदार्थों का आवागमन करती है। पदार्थों का आवागमन करती है। क्या करती है? आवागमन करती है। केंद्रक से कोशिका द्रव के मध्य पदार्थों का क्या करना होता है? इसका आवागमन। आने जाने पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। आवागमन पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है?
नियंत्रण रखती है। अब ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करने के कारण केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री कहा जाता है या राइबोसोम का कारखाना कहा जाता है, या राइबोसोम का कारखाना कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए राइबोसोम की फैक्ट्री या राइबोसोम का कारखाना किसे कहा जाता है, तो केंद्रिका को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप राइबोसोम को टिक करेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री कहेगा तो किसको टिक करेंगे? राइबोसोम को। केंद्रिका को कहते हैं। राइबोसोम का कार्य करती है। ये काम किसके होते हैं? केंद्रिका के। तो कोशिका के 3 पार्टों पे हमने चर्चा कर ली। पहला पार्ट आपका केंद्रक कला था, दूसरा कोश केंद्रक द्रव था, तीसरा केंद्रिका थी। 2 पार्ट हो गए। अब हम बात करें इसकी संरचना की। केंद्रिका की यदि संरचना की बात करें तो इसमें प्रोटीन 85% होता है। क्वेश्चन आएगा, कई बार आ चुका है। प्रोटीन की मात्रा 50, केंद्रिका है क्या? इसमें प्रोटीन 85% होता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? प्रोटीन। इस केंद्रिका में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की। दूसरे नंबर पर आरएनए इसमें 10% पाया जाता है। आरएनए जो होता है इसमें मात्रा होती है 10% मात्रा आरएनए की होती है, और डीएनए की मात्रा इसमें जो होती है वह 5% होती है। क्या होती है? डीएनए की मात्रा 5%, आरएनए 10%। अब आपने देखा यूक्रोमेटिन। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? यूक्रोमेटिन। यहाँ पर लिखा है हेट्रोक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है, ये क्या करते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। जो यूक्रोमेटिन होता है ये अनुवांशिक पदार्थ के लिए सक्रिय होता है। यह अनुवांशिक पदार्थ के लिए सक्रिय होता है। अनुवांशिक पदार्थ के लिए सक्रिय होता है। इनमें स्टोन प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। जो स्टोन प्रोटीन होता है यह कम मात्रा में पाया जाता है। इसी यूक्रोमेटिन में ही क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स पाए जाते हैं, जो बाद में हम पढ़ाएंगे जब डीएनए, तो वहां पर जीन्स पे चर्चा करेंगे। तो इसी यूक्रोमेटिन में ही जीन्स पाए जाते हैं। यह अनुवांशिक पदार्थ के लिए सक्रिय होता है। यूक्रोमेटिन में स्टोन प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में अनुवांशिक पदार्थों के लिए निष्क्रिय होता है, यानी अनुवांशिक पदार्थों के लिए कार्य नहीं करता। यह अनुवांशिक पदार्थों के लिए निष्क्रिय होता है। अनुवांशिक पदार्थों के लिए निष्क्रिय होता है। अनुवांशिक पदार्थों के लिए निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। आप समझ में आ रहा है आपको? अनुवांशिक पदार्थों के लिए क्या होता है? निष्क्रिय होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे अंतिम पॉइंट पे, क्रोमैटिक धागे पे चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे देखते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे क्रोमैटिक धागे पर। किस पर चर्चा करेंगे? गुणसूत्र हम अलग से पढ़ाएंगे, अलग से वीडियो लाएंगे। हम क्रोमैटिक धागे पे चर्चा करते हैं। क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन शीट्स। जो क्रोमैटिन धागे होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं? धागे कहाँ पाए जा रहे हैं? ये देखो, धागे केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं। क्या किसके अंदर पाए जाते हैं? केंद्रिका के अंदर। ये बाद में फिर जब कोशिका विभाजन होता है तो ये फैल जाते हैं, और यही क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। ये क्या फैले हुए जो दिख रहे हैं आपको, यही है आपके गुणसूत्र। यहाँ से निकलेंगे और बाद में जब फैल जाते हैं कोशिका विभाजन के समय, यही क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र हो जाते हैं, क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो क्रोमैटिक धागे जो होते हैं, धागे जो क्रोमैटिक केंद्रिका के अंदर केंद्रिका क्या केंद्रक बोल सकते हैं। ये केंद्रिका है, इसे बाहर निकलेगा तो ये पूरा भाग किसके अंदर का आएगा? केंद्रक के अंदर।
तो केंद्रक के अंदर धागे एक दूसरे के ऊपर संरचना के रूप में बिखरे रहते हैं। क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं। या धागे एक दूसरे के ऊपर रह करके जाल सादृश रचना बनाते हैं। जाल की तरह धागे एक दूसरे के ऊपर होके जाल की तरह संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल की तरह संरचना बनाते हैं। इस जाल सादृश संरचना को ही नाम दिया जाता है क्रोमैटिक धागे। धागे एक दूसरे के ऊपर बैठ करके जाल की तरह संरचना बनाते हैं। इस जाल सादृश संरचना को ही नाम दिया जाता है क्रोमैटिक धागे। जाल सादृश संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमैटिक धागे कहते हैं। क्रोमैटिक धागे, ये वास्तविक जाल, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये वास्तविक जाल नहीं होता है। क्योंकि धागे का एक से एक सिरा अलग अलग होता है। ये वास्तविक जाल नहीं होता है। धागे का एक एक सिरा क्या होता है? अलग अलग, यानी धागे का हर एक सिरा अलग अलग रहेगा। तो ये कैसा होता है? ये वास्तविक संरचना नहीं होती, वास्तविक जाल नहीं होता। कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय यानी कोशिका का जब डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन के समय ये धागे छोटे या मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? छोटे या मोटी अर्जी हुई संरचना, छोटे या मोटे हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फैल जाते हैं और छोटे मोटे फैल करके एक संरचना बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं उन्हें? गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब गुणसूत्र क्या है? ये आपको दिख रहे हैं, ये संरचनाएं जो दिख रही हैं आपकी, ये क्या कहलाएंगी? यही कहलाती हैं गुणसूत्र। क्या कहलाती हैं? गुणसूत्र। यही संरचनाएं कहलाती हैं गुणसूत्र कहलाती हैं। अब गुणसूत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोमैटिन। आप क्रोमैटिन पढ़ रहे हैं तो क्रोमैटिन ये सब आपका भाग देखो लिखा है क्रोमैटिन। फिर इसका नाम दिया गया, इसका जो यहाँ वाला भाग है हेटेरोक्रोमैटिन, जो बाद में संरचनाएं बनाते हैं। या इसको अंदर जो बड़ा हुआ है इसको अंतराक्रोमैटिन कहते हैं, जो बाहर जो निकल कर आता है, जब इधर फैलता है इसे नाम देते हैं परिकेंद्रीय क्रोमैटिन। यानी कई भागों में क्रोमैटिन को भाग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? क्रोमैटिन शब्द। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं क्रोमैटिन शब्द पे क्या है। क्रोमैटिन है क्या? क्रोमैटिन कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन जो होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। यानी ये न्यूक्लियो शब्द जोड़ दिए जाते हैं आपस में एक दूसरे के। न्यूक्लियो का मतलब एक अम्ल होगा, प्रोटीन साथ में। जैसे जब हमने केंद्रक पढ़ा था, केंद्रक द्रव देख रहे हैं आप, अंतःकला और बाहरी कला से झिल्ली। जो केंद्रक द्रव की झिल्ली होती थी, केंद्रक द्रव की जो झिल्ली होती थी, या आपको प्लाज्मा झिल्ली जब पढ़ाई गई थी तो उसमें एक हमने पॉइंट बोला था ये लाइपोप्रोटीन का बना है। आप ये झिल्ली देख रहे हैं, अंतःकला, बाहरी कला और अंतःकला, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो झिल्ली बनी हुई है ये देखो आपस में घिरी है, तो इसे केंद्र की आवरण कहते हैं। यानी केंद्रक के आसपास एक आवरण बनाता है केंद्रक द्रव, केंद्रक कला जो होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके आसपास एक आवरण बनाती थी, ये केंद्रक आवरण कहलाया। उसके दो भागों में बटी थी। जो केंद्रक कला ये किसकी बनी होती? क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ये केंद्रक कला जो होती थी ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन आ जाए कभी केंद्रक कला किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। लेकिन केंद्रक लाइपोप्रोटीन है क्या? ये वसा और प्रोटीन का मिश्रण ही क्या कहलाता है? लाइपोप्रोटीन कहलाता है। वसा और प्रोटीन का मिश्रण लाइपोप्रोटीन ही कहलाता है। इसी को हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और केंद्रक कला भी लाइपोप्रोटीन की बनी। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं क्रोमैटिन पर। तो क्रोमैटिन किसका बना है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है। इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और साथ में प्रोटीन जुड़ा होता है। तो इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ साथ इसमें होता क्या है? अब देखो न्यूक्लियो प्रोटीन को दो भागों में, इसको एक साथ जोड़कर न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दिया गया। लेकिन अगर दो भागों में जो तोड़ेंगे तो एक भाग इसका कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस क्षारीय प्रोटीन का बना होता है।
किसका बना होता है? क्षारीय प्रोटीन। प्रोटीन कैसी होती है इसमें? क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। और इस क्षारीय प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कहते थे। और हमने एक पॉइंट बताया था जब आपका पढ़ाया था, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी हिस्टोन प्रोटीन का क्या था? अभाव था। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा था, जो यूकैरियोटिक थी उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा था। इसमें जो भरा हुआ प्रोटीन है ये क्या होता है? हिस्टोन। यानी इसमें है भरा हुआ जो क्रोमैटिक जो दिख रहा है, क्रोमैटिक है क्या? न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और क्षारीय प्रोटीन होता है। वो क्षारीय प्रोटीन कौन सी होती है? वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जिससे का बना होता है क्रोमैटिन, और कुछ नहीं है। क्रोमैटिन किसका मिश्रण है? एक न्यूक्लिक अम्ल और प्लस प्रोटीन का मिश्रण का कहलाता है न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन को यानी न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन को हम केंद्रक की अचल संपत्ति बोल देते हैं। क्वेश्चन आएगा केंद्रक की अचल संपत्ति किसे कहते हैं? तो आप क्या टिक करेंगे केंद्रक की अचल संपत्ति में? केंद्रक की अचल संपत्ति हम कहते हैं इस न्यूक्लियोप्रोटीन को। किसके अंदर जो भरा हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन होता है या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक की अचल संपत्ति। क्या बोलते हैं इसको हम? केंद्रक की अचल संपत्ति बोल देते हैं। अचल संपत्ति केंद्रक की क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति। केंद्रक की अचल संपत्ति क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। केंद्रक की अचल संपत्ति होती है न्यूक्लिक अम्ल। अगर हम शुष्क भार के अनुसार देखें, इतना आप ले लीजिए इसके साथ, फिर बैठते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए ले लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब देखिए क्षारीय प्रोटीन होता है, हमने चर्चा कर ली इसे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचल संपत्ति। अब हम देखते हैं जो जहां पर केंद्रक बनाया है, केंद्रक शुष्क भार के अनुसार केंद्रक में क्या क्या होता है? शुष्क भार यानी शुष्क भार के अनुसार अगर देखें केंद्रक में, तो शुष्क भार के अनुसार केंद्रक में होता क्या है? इसमें प्रोटीन होता है 70%। केंद्रक है क्या? शुष्क भार के अनुसार केंद्रक की बात करें, पूरा केंद्रक की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? 70% प्रोटीन होता है। और फिर होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो होता है ये 3 से 5% तक होता है। इसमें डीएनए 10% होता है। डीएनए कितना होता है? 10%। और आरएनए 3 से 5% तक होता है। तो आपने देखा शुष्क भार के अनुसार केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा 70%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए 10% और आरएनए 5%। और इसमें एक कोशिका का कोशिकांग भी उपस्थित होता है, वो होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कई जगह उपस्थित होता है आपका, कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, केंद्रक में राइबोसोम उपस्थित होता है, माइटोकांड्रिया में राइबोसोम उपस्थित होता है, अंतःपृथ्वी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होता है, हरित लवक में राइबोसोम उपस्थित होता है। इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। तो आपने देखा, इस पर चर्चा हो गई, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। केंद्रक का हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप तैयार कर लेना। यदि मैं समझ में आ रहा आपका केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन वसा प्रोटीन पे हमने चर्चा कर ली, केंद्रक पे पूर्ण रूप से चर्चा कर ली। यदि मेरा लेक्चर पसंद आया आप तो लाइक करें, यदि पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया, कारण बताएं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला टॉपिक अगले टर्म पे आ जाएगा।